हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो स्कूल एग्ज़ामिनेशन हुआ है, सेकेंडरी मंथली एग्ज़ामिनेशन है ना, तो इसका आंसर की हम लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन हम आपको 100% यहाँ पर जो क्वेश्चंस का आंसर जो होगा ये 100% राइट आंसर होगा। और बहुत ही डिटेल में हम आपको इस क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए हम लोग वीडियो की आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में पूछा गया था कि ड का उच्चारण स्थान है, तो ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। यही क की बात करें तो क ख ग घ अंग है ना, यहाँ तक का उच्चारण स्थान आपको क्या हो गया? तो क ख ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। और च छ ज ज क्या होता है? तो तालु। और ट ठ र का मूर्धा। और यही त थ द द की बात करें तो दंत। यही प फ की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो प फ की बात करें तो ओष्ठ हो जाएगा। तो अगर आप इतना डिटेल में क्वेश्चंस को याद रखते हैं तो 100% आपका एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही है और आप एग्ज़ाम में अच्छे कर पाइएगा हिंदी विषय में। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपसे दूसरा का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो देखिए सबसे पहले बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो देखिए य र और ल और व ये क्या होता है? तो ये होता है अंतस्थ व्यंजन। यही बात करें उष्म व्यंजन की, तो तलाबी स, मधनी स और डंटी स और ह, ये हुआ आपका उष्म व्यंजन। क्या हुआ? तो ये हुआ आपका उष्म व्यंजन। और ये वाला क्या हुआ? तो ये वाला हुआ आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या हुआ? यरलवा। यही संयुक्त व्यंजन की बात करें कि संयुक्त व्यंजन क्या हुआ आपका? तो संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा कि जो दो अक्षरों से मिल के बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आप क्या बोलिएगा कि छ त्र स्र और ज्ञा, छ त्र स्र और ज्ञा को क्या बोलते हैं? छ त्र स्र और ज्ञा को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या हुआ? यरलवा। यही उष्म व्यंजन की बात करेंगे तो तलाबी स, मधनी स, डंटी स, ह। तो आपसे एग्जाम में पूछा है कि इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि र क्या है बताइए? र जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उष्म व्यंजन है? अभी हमने आपको बताया कि उष्म व्यंजन क्या है, तो तलाबी स, मधनी स, डंटी स, ह, ये आपका क्या हो गया? उष्म व्यंजन हो गया। तो यहाँ पर ल तो है ये नहीं है, ग नहीं है और यहाँ भी मतलब नहीं होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। आप ये क्वेश्चन अपने जो आपका क्वेश्चन है उसमें मिला लीजिए और इसको सही भी कर लीजिए। अगर आपने गलत लगा लिया तो इसका आंसर जो है आप सही कर लीजिए। तो अधीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अधि जोड़ ईस क्या बनेगा? अधि जोड़ ईस है ना, तो अधि जोड़ ईस अधीश, यानी इसका संधि विच्छेद ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सिंधुर्मी यानी सिंधु जोड़ उर्मी। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि सिंधु जोड़ उर्मी। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु जोड़ उर्मी, सिंधुर्मी। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दिक जोड़ अंबर, आधा क वाला आंसर हो जाएगा दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है, सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्ताख बनाना। मतलब सिर चढ़ाना कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको कोई सिर पर आप किसी को चढ़ा लिए हैं, यानी उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ज़्यादा छूट दे रहे हैं। जैसे आपका भाई है, आप उसको ज़्यादा छूट दे रहे हैं ना, यानी यही वो होता है सिर चढ़ाने का मतलब गुस्ताख बनाना। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या? हाथ पसारना करने का मतलब हुआ कि याचना करना, मांगना किसी से, यही होता है हाथ पसारना। आँख शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आप कहिएगा आँख शब्द का पर्यायवाची होता है लोचन, है ना। आँख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? लोचन। और आँख शब्द का पर्यायवाची और क्या होता है? तो नयन, है ना।
ये भी याद रखिए, लोचन, विलोचन, नयन, ये सब आँख का पर्यायवाची शब्द है, आप इसे जरूर याद रखें। अभिमान शब्द का पर्यायवाची कौन है? अगर आपसे पूछे कि अभिमान, अभिमान का मतलब हुआ घमंड, अगर आपको घमंड हो गया यानी अभिमान हो गया है ना, तो अभिमान शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? तो अभिमान शब्द का पर्यायवाची जो होगा अस्मिता होगा। इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो भाई इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? तो सुरेश हो जाएगा। इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो सुरेश है। तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते हैं। मृग छौना में कौन समास है? तो यहाँ पर अगर हम देखें मृग छौना में तत्पुरुष समास है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तिमाही शब्द में कौन सा समास है? तिमाही मतलब 3 माही यानी द्विगु समास है। कर्महीन, देखिए यहाँ पर कर्महीन, जो कर्म से हीन हो उसे कर्महीन कहेंगे यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो कपड़ा का क्या हो जाएगा? कपड़े हो जाएगा। वृद्ध का विलोम शब्द क्या है? तो वृद्ध का विलोम शब्द है बालक। वृद्ध का विलोम शब्द क्या है? बालक। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। जल में लगने वाले आग को क्या बोलेंगे? तो भाई जल में लगने वाले आग को क्या बोलते हैं? बरवानल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरवानल या बरवाग्नि, यही बोलते हैं। तो चलिए पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पापत्ती जो है बेहोश क्यों पड़ी थी? तो आपको याद रखना है कि पापत्ती जो है तेज बुखार के कारण जो है पापत्ती बेहोश हो गई थी। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी रचना सरहप्पा की है? तो यही बात करें कि दोहा कोश की रचना किसकी है? सरहप्पा की। पदावली की बात करें और गीतावली की बात करें तो भाई ये विद्यापति की रचना है। ये किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। यही श्रवकाचार्य की बात करें भाई तो ये श्रवकाचार्य जो है ये देवसेन की रचना है। देवसेन की यानी देवसेन की रचना क्या है? तो भाई श्रवकाचार्य है। आपको ये बातें याद रखनी है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो आपको याद रखना है नजम्मा मगम्मा की क्या थी? बहू थी। अगर आपसे पूछे कि मगम्मा क्या बेचती थी तो आपको याद रखना है मगम्मा जो है मगम्मा क्या बेचती थी? तो भाई दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी, है ना। तो आपको ये बातें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनेगा। और दही वाली मगम्मा के लेखक भी पूछ देगा आपसे एग्जाम में, है ना। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की विद्या है। तो नागरी लिपि क्या है भाई? तो नागरी लिपि निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। चलिए लौटकर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन है? तो लौटकर आऊँगा फिर कविता के जो अनुवादक है ये प्रयाग शुक्ल है। कौन है? प्रयाग शुक्ल है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो मेरे बिना तुम प्रभु के जो लेखक है भाई तो ये मेरे बिना तुम प्रभु के जो लेखक है इसका नाम है रेनर मारिया रिल्के और ये जर्मन भाषा में अनुवादित है। ये किस भाषा में अनुवादित है? तो जर्मन भाषा में अनुवादित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बीजाक्षर काव्य संकलन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनामिका के है, किसका है? तो अनामिका का है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है इसके लेखक कौन है? तो भाई कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या के लेखक है। ढहते विश्वास की कहानीकार कौन है? तो ढहते विश्वास सातकोरी होता। कौन है? सातकोरी होता। रोन नदी कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है दक्षिण फ्रांस में। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है रामविलास शर्मा की कृति है। देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना? तो आपको याद रखना है दधीचि मुनि की हड्डी से बना। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं अगर आपसे पूछे तो कहानी नहीं है, ये कविता भी नहीं है, ये यात्रा वृत्तांत भी नहीं है। बात करें तो यह एक क्या है? ललित निबंध है। हमने आपको 30 क्वेश्चन कराया और ये 30 में 30 क्वेश्चन क्या है? 100% राइट आंसर है इसका। अगर ये 30 में 30 क्वेश्चन बना है तो समझिए आपकी तैयारी अभी तक बहुत अच्छी हुई है। आप इसी तरीक़ा से तैयारी करें, अपने परीक्षा में अच्छा अंक लाने का प्रयास करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो